ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं, मतलब जिसकी वजह से बढ़ता घटता हो। ठीक, तो इसमें जो पहला पढ़ते हैं वो है क्या, सांद्रता। पहला क्या पढ़ते हैं, सांद्रता या कंसंट्रेशन, ठीक है ना। तो जो अभिक्रिया का जो रेट होता है, मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, अभिकारक की सांद्रता के। किसके, अभिकारक, किसके, अभिकारक की सांद्रता, ठीक है ना। तो देखो अभिकारक की सांद्रता, सांद्रता जो है अभिकारक की जितनी ज्यादा होती है तो उसमें क्या होता है, कणों की संख्या ज्यादा होगी। जब कणों की संख्या ज्यादा होगी तो टक्करों की संख्या बढ़ेगी। देखो ये जो रिएक्शन होता है ना, किस पे डिपेंड करता है, टक्कर के सिद्धांत पर। टक्कर के सिद्धांत सिलेबस में लास्ट में थोड़ा बहुत दिया है, ज़्यादा वैसे है नहीं। तो वो सिद्धांत क्या बोलता है कि किसी भी रिएक्शन होने के लिए जो अभिकारक हैं वो उनको पहले टकराना होगा, मतलब वो आपस में क्या करेंगे, टकराएंगे। बिना टकराए रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो जितने ज़्यादा पार्टिकल होंगे उतनी ज़्यादा क्या होगी, टक्करों की संख्या होगी। तो टक्करों की संख्या ज़्यादा होगी तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होता है। ठीक, पहला। दूसरा क्या होता है, दूसरा क्या होता है, टेम्परेचर। ठीक है। नंबर 2 है ताप। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के। क्योंकि देखो जब भी क्या करते हैं, अभी देखो गैस के पार्टिकल है या लिक्विड के पार्टिकल है, जब टेम्परेचर को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो अणुओं की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो एक्टिवेशन एनर्जी पर जल्दी पहुंच जाता है ये, ठीक है ना, और टक्करों की संख्या बढ़ जाती है। मतलब देखो बिना टेम्परेचर के कोई काम करते हैं तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। कोई सी जगह कोई भी, जैसे मान लो भोजन पकाते हो तो कम टेम्परेचर पे क्या टाइम लगता है, लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ा दें तो जल्दी हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पे कणों के क्या होती है, अणुओं की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, और गतिज ऊर्जा बढ़ने से टक्करों की संख्या क्या होती है, ज़्यादा होती है। अरे वो सारे देखो, एक टक्कर का सिद्धांत यही बोलता है कि टक्करें तो बहुत होंगी, करोड़ों लाखों, क्या सबसे रिएक्शन होगा, तो नहीं, ऐसा नहीं है। लाखों टक्करों में कोई 1-2 टक्करें ऐसी होती हैं जो प्रभावी होती हैं, जिनको बोलते हैं प्रभावी टक्कर, ठीक है ना। उन्हीं की वजह से क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन होता है, मतलब कोई रिएक्शन होता है और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, ठीक है ना, ये चीज़ है। तो ये हो गया ताप। तीसरा क्या था, उत्प्रेरक। चलो उत्प्रेरक ले रहे हैं। उत्प्रेरक क्या रोल है, जब किसी रिएक्शन में क्या करते हैं हम, कोई उत्प्रेरक लेते हैं तो उस क्या करता है, रिएक्शन को फास्ट करवा देता है, रिएक्शन जल्दी हो जाती है। यानी कि ये भी बोल सकते हो कि जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, उत्प्रेरक क्षमता के ऊपर, उत्प्रेरक की जैसी क्षमता रहेगी, या उत्प्रेरक की उपस्थिति, क्या, उत्प्रेरक की उपस्थिति। उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है, देखो ये चीज वैसे बाद पढ़ोगे लेकिन समझ लो। जैसे होता क्या है, जैसे ये क्या है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, मान लो ये रिएक्शन की डायरेक्शन है, ठीक है, और इधर क्या है, ये एनर्जी है, क्या है, ये एनर्जी है। तो रेट जो रिएक्शन होता है, जैसे मान लो ले लेते हैं कोई भी SN1 SN2 टाइप का रिएक्शन, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे जब CH3Cl है और जब इसका NaOH से क्या करते हैं, रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, CH3OH, ये बनता है ना। तो देखो इसकी एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा रहती है, इसकी एनर्जी कम होती है। ऐसा क्यों किए है, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स का ही रूल है ना। थर्मोडायनेमिक्स बोलता है रिएक्शन तभी ज़्यादा अच्छी मानी जाएगी जब एनर्जी क्या हो रही हो, रिलीज हो रही हो ना। अगर किसी रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है तो अच्छा रिएक्शन माना जाता है ना। क्या बोलते हैं उसको, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया मतलब रिएक्शन क्या, फेवरेबल है, ठीक, समझ आई नहीं यार। लेकिन अब इस CH3Cl को यहाँ पहुँचने में पहले इसको कुछ एनर्जी हमको देनी पड़ती है, समझ आई नहीं यार। मतलब जो CH3Cl है इसकी एनर्जी हाई है और जब एल्कोहल बने की एनर्जी घट जाएगी, लेकिन पहले हमको कुछ एनर्जी इसको प्रोवाइड करनी पड़ती है ताकि ये एक्टिवेट हो जाए। ऐसे डायरेक्ट तो CH3Cl बन नहीं जाएगा,
पहले इसका रिएक्शन करवाएंगे ना, रिएक्शन करवाने के लिए, किसी भी काम को करवाने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी क्या होती है, देनी पड़ती है। तो इसे वो मतलब वो मिनिमम एनर्जी जिसको देने से ये क्या हो जाए, एक्टिवेट हो जाए, ठीक, उसको क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। मान लेते हैं वो एक्टिवेशन एनर्जी ये है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, ये एक्टिवेशन एनर्जी। इसको बोलते हैं सक्रियण ऊर्जा। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं सक्रियण ऊर्जा, ठीक। मतलब इसका ये हुआ कि अगर CH3Cl से ये बनाना है तो हमको पहले सक्रियण ऊर्जा के बराबर एनर्जी देनी पड़ेगी, तब रिएक्शन होगा, और रिएक्शन होने के बाद फिर एनर्जी डाउन होकर हमको मिल जाएगा यहाँ पर, मतलब रिएक्शन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब इस सक्रियण ऊर्जा को क्या करता है, उत्प्रेरक कम कर देता है। जैसे पहले मान लो इतनी एनर्जी चाहिए थे बिना उत्प्रेरक के, लेकिन जब उसमें उत्प्रेरक मिला देंगे तो ये एनर्जी जो है घटा देता है। ये समझ आया नहीं आया? समझ आया नहीं आया? तो मतलब कि उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में जो सक्रियण ऊर्जा होती है वो ज़्यादा होती है, और इसको मिला देने पे सक्रियण ऊर्जा को डाउन कर देता है। तो जब एनर्जी कम हो जाएगी तो रिएक्शन क्या होगा, जल्दी शुरू हो जाएगा। पहले जितनी एनर्जी देनी पड़ रही थी अब उतनी एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी, तो कम एनर्जी में ही एक्टिवेशन पे पहुंच जाएगा और रिएक्शन क्या हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये रोल होता है किसका, उत्प्रेरक। समझ आया नहीं आया? ये चीज है। फोर्थ क्या होता है, सरफेस एरिया, पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या? पृष्ठ क्षेत्रफल। ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, रेट जो होगी वो क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, पृष्ठ क्षेत्रफल के। कैसे समझोगे? जैसे मान लो ये क्या है, बीकर है, मान लेते हैं 2 बीकर है ऐसे, ठीक है, इसमें पानी है, पानी, अब देखो मान लो इसमें कितना 100 ग्राम NaCl ले आए। क्या? 100 ग्राम NaCl। अब NaCl का पूरा क्रिस्टल इसमें घोलना है, और वही NaCl जो है उसको क्या बना लेना है, उसको पाउडर बना लेना। क्या करना है उसको, इसी का जो है पीस करके पाउडर बना लेना है, ठीक है। ये पाउडर फॉर्म में है, ये सॉलिड फॉर्म, इसको घोलना है। कौन जल्दी घुल जाएगा? पाउडर फॉर्म। क्यों? हा? किसका? पाउडर का। तो यार फिर तो ऐसा नहीं, तो फिर ये फिर जल्दी घुलना चाहिए ना, क्योंकि पृष्ठ क्षेत्रफल जितना ज्यादा होता है रेट उतनी ज्यादा होती है, तो जल्दी तो ये घुल रहा है ना, तो रेट ऑफ रिएक्शन किसका फास्ट है, तो पृष्ठ क्षेत्रफल किसका ज्यादा है, उसका ज्यादा, इससे ज्यादा है, इसका ज्यादा है। देखो ये पहले मान लो क्या है, ये मार्कर है ना, मार्कर का एरिया जो क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया क्रॉस, मतलब क्या बोलते हैं इसको, सरफेस एरिया। ये जो सरफेस एरिया इतना है बस ना, अगर यहाँ से काट दे तो 2 सरफेस बढ़ जाएंगे ना। समझ नहीं आया? जो यहाँ से ऐसे तोड़ेंगे तो बगल बगल से क्या होगा, 2 सरफेस थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ बढ़ेगा। ऐसे जितने टुकड़े छोटे छोटे करते जाएंगे सरफेस क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। इसका मतलब इसको छोटे टुकड़ों में क्या करेंगे, तोड़ेंगे तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। जब सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, इसी वजह से क्या होता है, जो पिसा हुआ क्या होता है NaCl, वो जल्दी घुल जाता है, तुरंत घुल जाता है, लेकिन क्रिस्टल वाला थोड़ा सा टाइम लेता है। समझ आया नहीं है? चौक ले लो, अभी बड़ा सा चौक है ना, उसको पानी में डिजॉल्व करोगे टाइम लगेगा, लेकिन उसको तोड़ोगे जल्दी डिजॉल्व हो जाएगा। पूरी तरह डिजॉल्व भले नहीं होता, लेकिन डिजॉल्व तो हो ही जाएगा ना। अब उसको जितना तोड़ोगे तो अगल बगल से जगह बनती जाएंगी ना, सरफेस बनते जाएंगे, तो सरफेस एरिया क्या होती, बढ़ जाती, ठीक। तो ये होगी इतनी चीजें, और भी कुछ थी कि दाब भी होता है ना, दाब जो होता है, यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो दाब के क्या होता है, समानुपाती होता है, मतलब प्रेशर बढ़ाने परिवर्तन है। क्यों? देखो जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिक कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि पहले वॉल्यूम ज्यादा रहेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स उतने होंगे, और जब प्रेशर बढ़ाते जाएंगे तो वॉल्यूम घटता जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल सेम होंगे, तो ऑटोमेटिक कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा।
और प्रेशर बढ़ाने पे एनर्जी बढ़ती है, टेम्परेचर भी क्या होता है जानते हो, बढ़ता है। तो कई चीजें मैटर करती हैं। तो प्रेशर बढ़ाने पर भी अनुपास पास आएंगे, टक्करों की संख्या ज्यादा होगी, वॉल्यूम कम होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। इसी वजह से प्रेशर कुकर में खाना क्या होता है, जल्दी पकता है, कम एनर्जी लगती है। वैसे अगर बर्तन में खाना पकाते हैं ज्यादा एनर्जी लगती है। क्यों? वैसे बर्तनों में कुछ एनर्जी जो है भाप के रूप में, गैस के रूप में बाहर निकल जाती है, लेकिन कुकर में प्रेशर ज्यादा रहता है। प्रेशर ज्यादा रहता है तो खाना क्या होता है, जल्दी पकता है। समझ आया नहीं है? तो ये था क्या, अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। इसको लिखो, अभिक्रिया की दर अभिकारकों की सांद्रताओं के अभिकारकों की सांद्रताओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है ना? अतः एक रिएक्शन मान लेते हैं, ये क्या है, आर है। आर से क्या बन रहा है, इधर उत्पाद, क्या बन रहा है, उत्पाद, ठीक, प्रोडक्ट। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ आर की पावर कुछ होगी। ठीक है ना? समझ आई नहीं है? अब कंसंट्रेशन का चिन्ह अगर हटाओगे तो क्या हो जाएगा, रेट इक्वल टू के कांस्टेंट लग जाएगा और ए की पावर क्या होगा, एन। ठीक, जहां पर ये एन क्या है, एन को बोलते हैं अभिक्रिया की कोट। क्या कहते हैं, ये अभिक्रिया की कोट कहलाता है। क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, अभिक्रिया की कोट कहलाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं इसको। ठीक है? ये कौन सी जगह, यार इसकी वैल्यू निकाली जाएगी ना, सबके लिए अलग अलग होगी। देखो एक एग्जांपल देखो, इसको लिख के दिखाओ। तो मान लो ये रिएक्शन है ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी। इसका रेट लॉ लिख के दिखाओ। तो इसका रेट लॉ लिखो, रेट इक्वल टू बताओ क्या होगा। एक और ऐसे लिख लो, जैसे ये है, मान लो इसको भी करना हो तो N2 प्लस H2 गिव्स NH3। ये नाइट्रोजन है, बैलेंस करना हो तो कर लो, चाहे वैसे बैलेंस कर लेते हैं। ये ट्राई करो इसको। इसको क्या लिखो, इसको लिख लेना वेग स्थिरांक। क्या लिखोगे इसको, वेग स्थिरांक। लिखिए, क्या लिखे बोलो। पहले के लिए रेट बराबर क्या होगा, के कंसंट्रेशन ए की पावर N1 और कंसंट्रेशन बी की पावर N2। ठीक, तो कोट क्या होगी, कोट बताओ इस क्या होगी, कोट बराबर होगी N1 प्लस N2। ठीक है, इसकी पावर जो भी रहेगी। और इसके केस में क्या लिखोगे, वही यहाँ भी होगा, रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ N2
ठीक है, तो पावर N1 और कंसंट्रेशन ऑफ H2 की पावर क्या हो जाएगी, N2। कोट बराबर यहाँ पर भी क्या होगी, N1 प्लस N2। देखो ये ना एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, प्रयोगात्मक। ये एक्सपेरिमेंट, ये N1 क्या है, N2 क्या है, ये बिना एक्सपेरिमेंट के नहीं बता सकते। ये कब बता सकते हो, अगर रिएक्शन क्या हो। अगर मान लो ऐसे कर दे, देखो और एग्जांपल देख लो, समझ लो इसको अच्छे से। C मान लो यहाँ पे हम लेते हैं 2A प्लस B इक्वल टू C प्लस 4D। अब अगर यहाँ पे क्या लिख दें, यहाँ पे अगर हम लिख दें क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन, क्या लिख दें, एलिमेंट्री, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में पता नहीं क्या, साधारण अभिक्रिया, क्या बोलते हैं इसको, साधारण अभिक्रिया। अगर लिख दिए, अब इसका ना रेट लिख सकते हो, ठीक है। अभी N1 N2 नहीं होगा, अगर यहाँ पे आ गया कि साधारण, साधारण के मतलब एक स्टेप में ये कंप्लीट हो जा रही है, वो सिंपल रिएक्शन है। सिंपल मतलब ये कई स्टेप बाय स्टेप से नहीं गुजरेगी, तो इसका जो रेट होगा ना, अब इसका रेट पता है क्या लिखोगे, कि कंसंट्रेशन A की पावर 2, क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन A की पावर 2 इंटू कंसंट्रेशन की B की पावर 1, यहाँ 1 है ना, 1 ही, तो यहाँ पर कोटि बताओ क्या निकलेगी, क्या आएगी, 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। समझ आया। चाहे साधारण के या फिर दे दिया 1 स्टेप रिएक्शन, क्या बोला जाए, 1 स्टेप रिएक्शन। जैसे एक रिएक्शन ऑलरेडी देखो पढ़ चुके हो, ऐसे भी और भी लिख सकते हो। कुछ होती है जीरो ऑर्डर भी होती है, ये सब मतलब एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा। या तो एक्सपेरिमेंटल होना चाहिए, कुछ रिएक्शन होती है जो फिक्स होती है, जीरो फर्स्ट सेकंड ऑर्डर, तो उनको याद रखना पड़ेगा। नहीं तो अगर ऐसे जो लिखा है एलिमेंट्री रिएक्शन, साधारण क्रिया या एक पदीय क्रिया, एक पद में 1 स्टेप रिएक्शन, क्या सिंगल स्टेप रिएक्शन, एक पद वाली जो मतलब एक ही स्टेप में हो जा रही है, तो एक ही स्टेप, अगर एक ही स्टेप में हो रही है, साधारण अभिक्रिया है, तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट दिया रहेगा वो तुम ऊपर रख सकते हो। अगर लेकिन ये जब तक पता नहीं है कि साधारण अभिक्रिया है, तब तक वहाँ पे तुम x, y, N1 N2 कुछ मान सकते हो, लेकिन वहाँ पे ये कोफिशिएंट नहीं रख सकते। समझ आया नहीं यार, नोट कर लो इसको। चलो अगली हेडिंग क्या लिखो, नोट कर लिया ना इसको। नेक्स्ट लिखो क्या, अभिक्रिया की कोटि, इसकी डेफिनेशन लिख लो। लिखो, वेग नियम में निहित, वेग नियम में निहित अभिकारकों की सांद्रताओं के घातों का, अभिकारकों की सांद्रताओं की घातों का योगफल अभिक्रिया की कोटि कहलाता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। ठीक है, इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, n से लिखो, इसे n से व्यक्त करते हैं। ठीक है, समझ आई नहीं है। जैसे मान लो यहाँ पे एग्जांपल देख लो, कर लो, वैसे एग्जांपल तो करवा दिए हैं तुम लोगों को। 1/2a प्लस 3b गिव्स c प्लस 3/2d, मतलब ऐसे है। ठीक,
और यहाँ पे ना रेट लॉ दिया गया है, रेट इक्वल टू दिया गया है कि कंसंट्रेशन A की पावर 1/2 और कंसंट्रेशन B की पावर 3/2। तो बताओ ऑर्डर क्या होगा, n क्या होगा? तो n कैसे निकालते हैं, कभी भी पढ़े हो। कोट क्या होती है? वेग नियम। वेग नियम होना चाहिए, अगर वेग नियम नहीं है तो नहीं निकाल सकते, तुम केवल x y मान सकते हो, बस n1 n2 मान सकते हो। या तो हाँ, अगर ऐसे दिया है साधारण अपक्रिया, ठीक है ना, या फिर वन स्टेप रिएक्शन, सिंगल स्टेप रिएक्शन, एक पद वाली अपक्रिया, तो उसमें से ना ये तो खुद रेट लिख सकते हो ना, रेट एक्चुअल रेट लिख सकते हो, लिखने के बाद कोड भी निकाल सकते हो। लेकिन जब तक ये बोला नहीं गया है तब तक एक ही तरीका है अभी निकालने का, रेट लॉ। तो रेट लॉ में ए की कंसंट्रेशन की पावर क्या है? 1/2 और बी की क्या है? 3/2। उससे नहीं मतलब है, इसीलिए तो बोले ना, जो यहाँ दिखता है वो हमेशा पावर नहीं होती। समझ आया नहीं आया? ये कब होती? जब यहाँ पे अगर लिखे होते क्या? साधारण अपक्रिया। समझ आया? ये चीज इसीलिए ये दिया होना चाहिए, ये नहीं दिया है तो हर बार तुम इसको नहीं रख सकते हैं। समझ आया नहीं आया? यहाँ कुछ भी हो सकता है, उस पर मैटर नहीं करता। हाँ, कभी कभी जो यहाँ रहता है वही होता है, लेकिन हमेशा नहीं होता। ये एक्सपेरिमेंटली जब करके देखते हैं तब पता चलता है। ठीक, तो ये अगर ऐड करो कितना आ जाएगा? 4/2 यानी कि 2। समझ आया नहीं आया?